नमस्कार। इंदौर डायरी के आज के अंक में आपका स्वागत है। आज हमारे बीच हैं दंत रोग विशेषज्ञ डॉक्टर रूपाली देसाई। डॉक्टर साहब, ये बताएं कि आजकल हम ये देख रहे हैं कि युवाओं में भी दांतों को लेकर कई तरह की समस्याएं आ रही हैं और बहुत यंग एज में, टीन एज में दांतों का ढीला होना, कमज़ोर होना या मसूड़ों में कुछ दिक्कतें आना, इस तरह की चीज़ें ज़्यादा होने लगी हैं। तो आपको क्या लगता है ये किन कारणों से ये सब समस्याएं हो रही हैं? सर, जो हमारे दांत होते हैं ना, वो हमारी बॉडी का बहुत इम्पॉर्टेंट पार्ट होते हैं। उसे हमें सबसे पहले इग्नोर नहीं करना चाहिए। और जहाँ तक यंग जनरेशन की बात है, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे, तो जो उनका लाइफस्टाइल है उसकी वजह से काफ़ी दिक्कतों का उनको सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आजकल जो टाइम है, सबके पास टाइम कंस्ट्रेंट होता है, तो जो प्रॉपर ब्रशिंग टेक्निक होती है वो उनको पता होनी चाहिए कि हमें किस तरीके से ब्रश करना है। जो अपना रूटीन है, जो बेसिकली हमारा खान पान है, जो हमारी शुरुआत है वो हमारे खाने से होती है। जो बॉडी का हमारा एंट्रेंस होता है वो हमारा माउथ होता है। तो हम जो भी भोजन ले रहे हैं, जो भी खा रहे हैं, तो हम कैसे खा रहे हैं, हम प्रॉपर उसके बाद माउथ वॉश यूज़ कर रहे हैं कि नहीं, गार्गल कर रहे हैं कि नहीं। हम जो आजकल अपना जो स्टिकी फूड ले रहे हैं, आइसक्रीम, चॉकलेट, जंक फूड जो आजकल चल रहा है, हम जो हमारे खान पान पे, जो हमारे रूटीन पे अगर हम ध्यान देते हैं तो आप काफ़ी हद तक की समस्याओं से जो यंगस्टर्स है वो बच सकते हैं। क्योंकि उनको टेक्निक नहीं पता है कि हमें कौन सा ब्रश यूज़ करना है, दिन में कितनी बार ब्रश करना है। अगर हम जो फूड ले रहे हैं वो क्या हमारे हार्मफुल है। जो हम कोल्ड ड्रिंक यूज़, आज का जो जनरेशन यूज़ करता है, तो उसमें बेसिकली एसिड होता है। तो वो हमारे टीथ को इरोजन या टीथ को कमज़ोर बनाता है। जो टीथ कमज़ोर होते हैं तो वो सेंसिटिव होते हैं, गम सेंसिटिव हो जाते हैं। तो ये सब हमारा, अगर हम लाइफस्टाइल रूटीन ठीक करते हैं तो ये प्रॉब्लम्स आपको नहीं आती है और हम उससे बच सकते हैं। आपने जैसा बताया कि ब्रशिंग की टेक्निक, मतलब ब्रश करने का तरीका बहुत महत्वपूर्ण होता है और साथ में आप ये भी कह रहे हैं कि कितनी बार करना है। हाँ। तो इसमें एक मैं ये जानना चाहूँगा कि मान लीजिए मैं अगर ऑफिस में हूँ और मैंने कुछ खा लिया है ऐसा जो स्टिकी भी है, जैसा आप कह रही हैं, तो मैं क्या ऑफिस में तो ब्रश नहीं कर सकता? हाँ सर, आपका क्वेश्चन एकदम सही है। आइडियली हमको 2 बार ब्रश करना है। एक मॉर्निंग में जो हम सब करते हैं और एक नाइट ब्रशिंग इसलिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि हम दिन भर में जो भी खाते हैं तो जो हमारे टीथ होते हैं उनमें ग्रूव्स होते हैं, तो वो खाना वहाँ पे स्टिक हो जाता है। तो जब आप करते हैं नाइट ब्रशिंग, मतलब सोने से पहले नाइट में, तो वो जो स्टिकी फूड अगर हम ब्रश के थ्रू निकल जाता है तो वहाँ पे बैक्टीरिया एक्टिविटी नहीं होगा। और बैक्टीरिया एक्टिविटी नहीं होगा तो दांतों में सड़न लगना, बदबू आना, डैमेज होना, ये सब प्रॉब्लम से आप बच सकते हैं। अब तो जैसा कि आपका, मैं ऑफिस में बैठा हूँ, ऑब्वियसली जैसे हम शेयर करते हैं, तो आपको क्या करना है, जब भी आप मीठा खाते हैं तो थोड़ा सा एक 5-10 मिनट बाद या इमीडिएट आपको उसको वॉश करना है, गार्गल करना है। क्योंकि ये जो स्वीट होती है ना सर, ये जब अपने दांतों में, चॉकलेट्स होती है, ये दांतों में जब वो स्टिक कर जाते हैं तो वहाँ पे बैक्टीरिया एक्टिविटी जो होती है वो स्टार्ट हो जाती है। तो वो जो स्टिकी फूड होता है वो दांत को चिपक जाता है, वहीं रह जाता है। तो अगर आप उसको ब्रश, गागल नहीं करते हैं तो वो एक्टिविटी धीरे 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 वहाँ प्रोग्रेस होती है और टूथ को डैमेज करती है। और नाइट ब्रशिंग इसी के तरह, नाइट सबसे ज़्यादा बैक्टीरियल एक्टिविटी पीक लेवल पर होती है। क्योंकि हम सो जाते हैं, बॉडी हमारा रेस्ट कंडीशन में रहता है और दिन भर में हम बात करते हैं, तो जो सलाइवा होती है, हमारी लार होती है, ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है टूथ को क्लीन करने के लिए। और जब हम सो जाते हैं, दिन भर में तो चलो लार रहती है, हम पानी पीते हैं तो वो कहीं ना कहीं वॉश ऑफ हो जाता है, पर जब सो जाते हैं तब लार की एक्टिविटी, जो हमारा सलाइवा है, ये फॉल, उसका कंडीशन जो रहता है, क्वांटिटी, ये कम रहता है, ऑलमोस्ट नील रहता है। हम पानी का इंटेक भी नहीं लेते हैं, तो इस टाइम पे बैक्टीरिया अपना एक्टिविटी चालू कर देते हैं और वो पीक लेवल पे होते हैं। स्ट्रेप्टोकोकस म्यूटेंस जो हमारे मेन बैक्टीरिया है, तो ये दांतों में सड़न पैदा करते हैं, एसिड क्रिएट करते हैं बेसिकली। तो वो जो टूथ की आउटर मोस्ट कवरिंग होती है, वो लोग डिके करते, सड़ाना चालू कर देते हैं। तो यहीं से अपनी प्रॉब्लम शुरुआत होती है। इसलिए नाइट ब्रशिंग बहुत ज़रूरी है। और माना ऑफिस में है, कुछ काम कर रहे हैं, तो नहीं, मीटिंग में है, कुछ ज़रूरी काम है, तो आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद अगर आप गार्गल कर लेते हैं तो वो धीरे धीरे वो चीज़ें वॉश ऑफ हो जाएगी जो भी आपके मुंह में है, और आप बच सकते हैं प्रॉब्लम से। मतलब अगर हम अपने काम के क्षेत्र में हैं, ऑफिस में है, कार्यालय में है, दुकान में है,
तो अगर कुछ खा लिया है तो हम पानी पीकर भी उसको थोड़ा सा क्लीन कर सकते सर हैं। बेसिकली हमारा इंटेंशन ये है कि खाना वो दांतों में जाके रहना नहीं चाहिए, चिपकना नहीं चाहिए। अगर वो रह जाता है, जैसे हम खाना खा लेते हैं, फोन कॉल आ गया, चले गए, तो खाना वही रह गया। और हम जो कुल्ला करते हैं, गार्गल करते हैं, वो भी इतनी फास्ट करते हैं कि हम वो ठीक तरह से निकल नहीं पाता, तो वो खाना वही रह गया, मसूड़ों में स्टिक कर गया। तो प्रॉब्लम्स की शुरुआत वही से। आप टाइम दीजिए, 2 मिनट का टाइम दीजिए, यही 2 मिनट का टाइम आपको आगे सक्सेस में ले जाएगा, आपकी जो बीमारियों से आप बच सकते हैं। जैसा कि आप बता रही थी ब्रश करने के तरीके के बारे में, हाँ। तो क्या ब्रश को भी थोड़ा लंबे समय तक करना होता है या जैसे हमने 2-4 बार घुमाया और हो गया ब्रश? सर क्या होता है कि मेरे पास बहुत सारी क्वेरीज आती है कि मैडम आप बोल रहे हो दांतों में प्रॉब्लम है, मैं तो 10 मिनट तक ब्रश करता हूँ। तो 1 से 1.5 मिनट का टाइम सफिशिएंट है ब्रश करने के लिए, लेकिन जो टेक्निक है वो आपको पता होना चाहिए कि आपको कौन सी सतह पे कैसे ब्रश कौन सा यूज़ करना है, सॉफ्ट ब्रिसल वाला यूज़ करना होता है, फिर पेस्ट कौन सा यूज़ करना है। तो ये जो छोटे छोटे स्टेप्स है, आपको अगर ये पता होगा तो आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी। कोई युवा हमारे जो देख रहे हैं, उनको वो सही तरीके से अगर ब्रश करना चाहें तो किस तरह करें? हाँ सर, सबसे पहले आप चेक करिए कि आपका जो ब्रश है उसका जो ब्रिसल्स है वो कैसा है। ब्रिसल्स मतलब जो उसके ऊपर सॉफ्ट वो होता है, ब्रिसल होता है, तो वो रेशा कैसा है, ठीक है, तो भी वो दांतों को क्लीन नहीं करेगा। अच्छा। जनरली मीडियम से जो सॉफ्ट ब्रिसल आते हैं, जो मार्केट में इजीली अवेलेबल रहते हैं, आपको उनका चयन करना चाहिए, क्योंकि वो जो सॉफ्ट रहता है वो दांत पे से इजीली बैक्टीरियाज को, जो भी आपने अन्नकण फंसे उसको क्लीन करने है। उसके बाद अगर बहुत ज्यादा हार्ड होगा तो वो नहीं निकालेगा। दूसरा जो सॉफ्ट जो ब्रिसल्स होता है वो आपके मसूड़ों टीथ को हार्म नहीं रहता है, एज अ फ्रेंड वो हेल्प करता है क्लीन करने के लिए, बायोकम्पैटिबल रहता है, यूजफुल रहता है। उसके बाद पेस्ट, पहला अपन ने ब्रश चेक कर लिया, फिर हमको पेस्ट चेक करना है कि हम कौन सा पेस्ट यूज कर रहे हैं। मानो मेरे दांत में सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम है तो मार्केट में मेडिकेटेड पेस्ट अवेलेबल रहते हैं, तो वो आपको बेनिफिट देंगे। और अगर आपको सेंसिटिविटी का प्रॉब्लम नहीं है तो आप नॉर्मल जो मार्केट में अवेलेबल है उनसे ब्रश कर सकते हैं, बट आपको पेस्ट यूज करना है। एंड सेकेंड थिंग जो होती है कि मार्केट में आयुर्वेदिक टूथपेस्ट भी होते हैं, तो हम किसी कंपनी की या किसी ब्रांड के जो एलोपैथिक वाले होते हैं उनमें कंटेंट थोड़ा डिफरेंट होता है, तो वो आपके टीथ को हेल्प करते हैं आने वाली प्रॉब्लम से बचने के लिए। एंड जहाँ तक बात करते हैं कि हम ब्रश कैसे करें, तो बेसिकली सर हमारी जो दांत की सतह होती है ना, जो दाढ़ जिससे हम चबाते हैं उसके अंदर ग्रूव्स होते हैं, उसमें खाना फंस जाता है, तो आपको उसकी ऊपरी सतह पे अंदर बाहर अच्छी से ब्रश करना होता है। ऊपर के दांतों पे, नीचे के दांतों में, अंदर और बाहर की सरफेस से प्रॉपर ब्रश करना होता है। मतलब आप ये कहना चाह रही है कि जनरली हम जो इस तरह करते हैं वैसे नहीं करना है, ऊपर से नीचे की तरफ और नीचे से ऊपर की तरफ करना है। और बेसिकली जो खाने की दाढ़ें होती है उसकी ऊपरी सतह पर भी आपको अच्छे से ब्रश करना है। अच्छा। तो इससे जो खाना मेन जो ग्रूव्स होते हैं उसमें फंस जाता है दाढ़ में, तो वो दाढ़ में वो इजीली निकल जाएगा। और अगर खाना निकल गया तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, क्योंकि वहीं से प्रॉब्लम चालू होती है, जो भी हम खाते हैं तो वो स्टिक हो जाता है। तो आपको प्रॉपर टेक्निक पता होना जरूरी है। आप आपके डेंटिस्ट से संपर्क कर सकते हैं कि वो आपको बताएंगे कि इस टेक्निक से ब्रश करिए, डेमोन्स्ट्रेट करते हैं। और कई बार दांतों के बीच में जो गैप हो जाता है या बारीक सी दरारें रहती है भी जाकर फंस जाता है, वो ब्रश से भी नहीं निकलता है। हाँ सर, आप बिल्कुल सही क्वेश्चन है। ये क्या होता है सर, ये गैप का जो कारण है ना, ये उसके बहुत सारे मल्टी फैक्टर्स है। एक होता है नेचुरल गैप का होना, बर्थ से ही होता है, तो वो उसमें क्या होता है, टूथ का अला है, ठीक है, तो उसमें खाना फंसना ही है, प्रॉब्लम आनी ही है। तो उसके लिए ये जो केसेस है कि जो बर्थ से टेढ़े मेढ़े दांत है, आगे पीछे है या गैप है, तो आप डेंटिस्ट से कंसल्ट करके उसको ऑर्थो ट्रीटमेंट से अलाइनमेंट में ला सकते हैं। अलाइनमेंट में आ गया, गैप क्लोज हो गया, प्रॉब्लम सॉल्व। एक गैप का कारण ये होता है कि पेरियो प्रॉब्लम, यानी कि मसूड़ों की बीमारी जो रहती है, कभी कभी जो पेरोडोंटल गम्स डिसीज होती है उसमें धीरे धीरे हड्डी अपनी पकड़ छोड़ देती है, दांत लूज होना चालू हो जाते हैं, दांत मसूड़ों से बंधे रहते हैं, तो मसूड़ों में भी गैप आती है, तो वहाँ खाना फंसने लग जाता है। तो अपने को उस तरीके से फिर पेरियो का जो ट्रीटमेंट होता है हमारा, जो गम सर्जरीज होती है, सबसे पहले हम क्लीनिंग करते हैं, तो उससे आप बच सकते हैं। तो जो भी गैप का कारण है, कभी कभी दांत में कैविटी हो जाती है दो दांत के बीच में, तब भी गैप क्रिएट हो जाता है, तब भी खाना फंसता है। तो प्रॉपर कंसल्ट करना, प्रॉपर तकलीफ को समझना कि भाई ऐसे क्यों
वो जरूरी है सर। तो ये गैप्स में खाना फंसना बहुत कॉमन है, लोग टूथपिक यूज करते हैं, बट एक प्रॉपर डॉक्टर एडवाइस से आप जो आने वाली प्रॉब्लम्स है उससे बच सकते हैं, मेन कारण को पता करके। मतलब आप एक अच्छे डेंटिस्ट को दिखाकर अपनी हाँ समस्याओं का समाधान कर सकते हाँ सर, जब भी आपको सर बॉडी हर चीज का सिग्नल देती जी। है ना। अगर मुझे खाना फंस रहा है तो सर हम लोग तो बार बार टूथपिक से निकाल रहे हैं, पिन से निकाल रहे हैं, तो ये हम उसको निग्लेक्ट कर रहे हैं और ये निग्लेक्ट आपको आगे प्रॉब्लम पहुंचाता है। अगर आपने उसी स्टेज पे दिखा दिया, डॉक्टर से कंसल्ट कर लिया, तो आपको कारण पता चल जाएगा, उसके अकॉर्डिंग फिर वो ट्रीटमेंट स्टार्ट करते हैं। ये जो दांतों में सड़न होने लगती है, ये कई बार झंझनाहट भी महसूस होती है। हाँ सर। तो बहुत सारे विज्ञापन आते हैं कि भाई फलां पेस्ट लगा लो और ठीक हो जाएगा, या फिर घर परिवार वाले कहते हैं कि लौंग चबा लो, या कोई फिटकरी का कुल्ला कर लो। तो क्या इन सब चीज़ों से वो समस्याएं दूर हो सकती हैं? सर क्या होता है कि ये जो होम रेमेडीज होती है, ये मैं नहीं कहती कि बिल्कुल चाहिए। कुछ हद तक ये जो लौंग का फाया, हमारे टाइम पे पहले हमारी दादी बोलती थी कि लौंग का फाया रख दीजिए, बेसिकली क्लोव ऑयल होता है। तो उससे आपको क्या होता है, ऑब्स्टिनेंट इफेक्ट, यानी कि झंझनाहट होना मतलब प्रॉब्लम हमारे दांतों की नसों तक जा चुकी है। अच्छा। है ना। पेशेंट को पहले बॉडी सिग्नल देती है, खाना फंसता है, थोड़ा बहुत ठंडा गर्म लगता है, और जब ये चीजें चालू हो रही है, मतलब आपके दांतों में जो थर्ड लेयर होती है पल्प, जैसे हमारी बॉडी में नर्व्स होती है ना, वैसे दांतों में पल्प होता है। तो अगर प्रॉब्लम यहाँ तक चली जाती है तो आपको झंझनाहट महसूस होती है, ठीक है, सड़न लगता है, तब भी वो डीके पल्प तक चला गया है, मतलब कहीं ना कहीं पल्प डैमेज हो रहा है आपका, तो झंझनाहट होती है। तो पहले अपने यहाँ पे थोड़ा सा होम रेमेडी करते हैं, लेकिन सर क्या होता है कि आजकल जो प्रॉब्लम है उसका मैं जैसे बार बार बोल रही हूँ कि कारण पता होना जरूरी है। एक पेशेंट आया था, उसके दांतों में कैविटी था, उसकी वजह से सेंसिटिविटी हो रहा था, तो उसको मैंने फिलिंग करके क्लोज किया गैप को, जो भी डिफेक्ट था। तो बेसिकली कारण पता करके आप चीजों को कम कर सकते हैं। कई बार उम्र के हिसाब से भी दांतों में समस्याएं आने लगती है, दांत गिरने लगते हैं। लगभग 50 के आसपास की उम्र में हम देखें तो दांतों में समस्याएं ज्यादा होने लगती है। उम्र से भी कोई संबंध है या खान पान से इसे ठीक किया जा सकता है? सर सबसे पहले मैं एक ही चीज बोलना चाहूंगी, लाइफस्टाइल। क्योंकि सर आज का जो हमारा लाइफस्टाइल है ना, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक जो 10 साल का बच्चा है, 30 साल का है, अडल्ट है, या 60 इयर्स का है, तो अभी एज फैक्टर ऐसा कुछ भी नहीं है। एज फैक्टर रहता है, लेकिन अगर हमारा लाइफस्टाइल 50 इयर्स में बहुत प्रॉपर है, तो हमारे दांतों को हम बिल्कुल फिट रख सकते हैं। अच्छा। तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है अगर हम अपने बॉडी को, अपने लाइफस्टाइल को उतना ध्यान देते हैं। तो डेंटल में अभी ऐसा कोई भी नहीं है कि 60 इयर्स में मेरे दांत निकलने वाले हैं, मुझे 32 ही पहननी पड़ेगी। नहीं, मेरे पास 10 साल के बच्चे आते हैं, पूरे मुंह में कैविटीज है, पूरी प्रॉब्लम है, 5 साल का छोटा बच्चा है। तो ये हमको खुद को ही उसको चयन करना है, अपने लाइफस्टाइल को चेंज करना है। मतलब स्वस्थ खान पान और अपनी लाइफस्टाइल को ध्यान में रखते हुए व्यायाम, योगा, हमारी मेंटल हेल्थ अच्छी रहती है, तो सर हमारा रूटीन, हमारा लाइफस्टाइल अच्छा रहता है। मतलब मानसिक स्वास्थ्य से भी दांतों का संबंध है? हाँ सर बिल्कुल, क्योंकि सर हमारी जो सोच है वो हमारी चीजों को निर्भर करती है। अच्छा। अगर हमने ये सोच लिया कि अब मैं 40 का हो गया हूँ, अब तो मुझे थोड़े साल में 32 ही पहननी है, चलो जो चाहे खा लिया या जो कर लिया, तो वो वैसे भी डैमेज होना ही है। और हम ऐसा सोचते हैं कि नहीं, अभी तो आई एम जस्ट 40, तो मैं अच्छा इंटेक लेता हूँ, अच्छा लाइफस्टाइल रखूंगा। तो ये जो अपने हॉर्मोन्स है, जो हमारी सोच है, वो हमारे बॉडी को उस डायरेक्शन में ले जाती है, तो प्रॉब्लम नहीं आती है आपको। काफी हद तक आप अपनी चीजों को मेंटेन करते हैं, माउथ हो जाता है, उसको मेंटेन करते हो, तो उसका लाइफ ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। और समस्या जैसा कि हम चर्चा कर भी रहे थे, स्त्रियों में आफ्टर मीनोपॉज ज्यादा देखने में आता है। हाँ, तो ये हार्मोन्स किस हद तक होता है दांतों को खराब करने में? सर जैसे अगर हम फीमेल्स की बात करते हैं, तो उनका जो मीनोपॉज का टाइम होता है वो 40 to 45 इयर्स में होता है। ये एज में मीनोपॉज आता है। तो बेसिकली एस्ट्रोजन हार्मोन, प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन, ये फीमेल की बॉडी पार्ट के बहुत इंपॉर्टेंट हार्मोन होते हैं। तो ये उनके बॉडी को बॉडी की संरचना को मेंटेन करते हैं। एक्टिवनेस होता है जो वो वर्क कर रहती है, उनके जो साइकिल्स होते हैं। तो जब ये मीनोपॉज में हार्मोन का लेवल डिक्लाइन होता है, तो इनका इफेक्ट तो उनके टीथ पर भी आता है। अच्छा। क्योंकि ये हार्मोन जो है अपने गम्स को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, टीथ को स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं, बेसिकली गम्स को। तो ये गम्स को ये हार्मोन नहीं मिल पाता, तो ब्लड सर्कुलेशन डिक्लाइन होता है। ब्लड सर्कुलेशन गया तो बोन डेंसिटी और ऑटोमेटिक जो पायरिया जैसी प्रॉब्लम्स है, बेसिकली गम डिसीज स्टार्ट हो जाता है।
तो ये सब से बचाव का भी कोई तरीका होगा? हाँ सर, रूटीन डेंटल चेकअप। अच्छा। हाँ, और एक अच्छा खान पान, अच्छी लाइफस्टाइल। मान लीजिए अगर किसी स्त्री की 50 के आसपास उम्र है और इस तरह की जो सारी समस्याएं शुरू हो गई है हार्मोन्स रिलेटेड, तो क्या सजेस्ट करें कि उनके दांत भी स्वस्थ रह सके? सर सबसे पहले मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगी कि वो चीज़ों को इग्नोर नहीं करें। अच्छा। जैसे बॉडी सिग्नल देती है कि जैसे इवन आई एम इन 40s राइट नाउ, तो मुझे ऐसा लगता है कि मुझे हाइलिटोसिस की प्रॉब्लम, तो मैं एवरी 6 मंथ्स में या 4 मंथ से बीइंग अ डेंटिस्ट मैं दांतों की क्लीनिंग करवा, क्योंकि मुझे उसको इग्नोर नहीं करना है। क्योंकि अगर आप इग्नोर करते हैं तो प्रॉब्लम वहीं से बढ़ती जाती है। वो बैक्टीरिया जो है वो बढ़ते जाते हैं, प्रोलिफरेट होते हैं। और जैसे फीमेल होती है में अभी भी थोड़ा सा अवेयरनेस उनको चाहिए अंदर से, वर्किंग है नॉन वर्किंग है, तो उनको खुद को थोड़ा सा ध्यान देना है जो को। अगर वो पहली स्टेप में क्लीनिंग करवा लेते हैं, जिसे सफाई बोलते हैं, तो बैक्टीरिया पूरे फॉल हो जाते हैं, निकल जाते हैं ओरल कैविटी में से, तो वो गम्स को डैमेज नहीं करेंगे। गम्स को डैमेज नहीं करेंगे तो बात बोन जो उनकी नीचे होती है वहां तक नहीं जाएगी, तो फिर दांत लूज होना, दांत ढीले पड़ना, ये सब प्रॉब्लम से वो बच सकते हैं। जैसा कि आप कह रही हैं कि दांतों का चेकअप करा लें और क्लीनिंग करा लें दांतों की, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि ऐसा एक जन सामान्य में धारणा बन गई है कि क्लीनिंग कराने जाते हैं तो डॉक्टर उसको ग्राइंड करते हैं, तो वो 2-4 बार करा लो तो दांतों में फिर बचता ही क्या है, तो जरा से पतले तो दांत होते हैं। सर टीथ क्लीनिंग जो होती है उसको हम बेसिकली हिंदी में आमतौर पे दांतों की सफाई बोलते हैं, ठीक है। अगर तरीके भी किसी भी चीज की अगर सफाई करते हैं तो हमको उसको पॉजिटिव रिजल्ट देखने मिलते हैं। और सफाई में बेसिकली हम जो हमारी टर्म्स होती है उसको स्केलिंग पॉलिश है। अच्छा। उसमें हम क्या करते हैं कि जो दांतों की ऊपरी सतह होती है उस पे जो प्लाक जमा है, टार्टर जो गंदगी जमा है, सोनिक मशीन है उससे सिर्फ उसको वाइप करते हैं, साफ करते हैं, ग्राइंड नहीं करते हैं। ग्राइंड कब करते हैं? जब हमको नीड रहता है कि मतलब कुछ टूथ ऊपर से नीचे आ गया है, सुप्रा मतलब घसने के लिए जब हम रूट कैनाल करते हैं, कोई इंटरवेंशन करते हैं, दांत में कैविटी में फिलिंग करते हैं, रूट कैनाल करते हैं, कैपिंग का नाप लेते हैं, कैप बेसिकली, तब टीथ को ग्राइंड करते हैं। क्लीनिंग में हम सिर्फ जो सतह पे गंदगी जमा है उसको मशीन से क्लीन करते हैं। कई बार दांतों पर बहुत मोटा सा प्लाक जम जाता है, विशेष करके अंदरूनी हिस्सों में, क्योंकि ब्रश प्रॉपरली अंदर हो नहीं पाता है, तो ऐसी स्थिति में तो ग्राइंड करना पड़ता है। नहीं सर, क्या होता है, डेंटिस्ट के पास एक मशीन होती है जिसको हम स्केलर बोलते हैं। अच्छा। ये अल्ट्रासोनिक मशीन होता है, तो वो जो आप पीला जमाव बोल रहे हैं उसको कैलकुलस बोलते हैं। अच्छा। ये आपका सेकंड स्टेज में आता है। पहले आपको दांत में हमेशा पीली परत दिखेगी, थिन बायोफिल्म, ठीक है। तो जब हम इस स्टेज पे क्लीनिंग नहीं करवाते तो बायोफिल्म जो होती है प्लाक, वो कैलकुलस बन जाती है। तो उस कैलकुलस को ब्रेक करने के लिए हम अल्ट्रासोनिक स्केलर से उसको क्लीन करते हैं, ब्रेक करते हैं, ग्राइंड नहीं करते हैं। क्योंकि अगर हम दांत को, हमारा दांत तो अच्छा है बेसिकली दिखने में, नहीं है, वो जो कैलकुलस की परत है उसको ब्रेक करके हटाना होता है। तो वो स्केलर वो काम करता है, वो टीथ को ग्राइंड नहीं करता। और सर टीथ को ग्राइंड नहीं करवाना चाहिए, नहीं तो अपने दांत सेंसिटिव हो जाएंगे, कमजोर हो जाएंगे। तो जन सामान्य को जो ये लगता है कि हर बार अगर आप दांत साफ कराने जा रहे हैं, दांत की क्लीनिंग करा रहे हैं, तो आपके दांत घिसे नहीं जाते हैं, जैसा कि डॉक्टर साहिबा ने बताया है कि वो एक मशीन के द्वारा विशेष पद्धति से उसको साफ किया जाता है, वाइप किया जाता है, घिसा नहीं जाता है। इसलिए आप परेशान ना हो और अपने ज़रूर दिखाएं। आप जो बता रही थी क्लीनिंग का, कई बार मुंह से बहुत ज़्यादा बदबू आती है। हम देखते हैं कई पास पड़ोस में अपने साथियों में कि बात करते करते जरा सा कोई करीब आता है तो मुंह से बदबू आने लगती है, तो ये समस्या भी क्लीनिंग के माध्यम से दूर हो सकती है। 100% सर, क्लीनिंग के माध्यम से ये जो मुंह में बदबू आना है इसके से बहुत सारे कारण होते हैं। अच्छा। बट सबसे पहला जो देखा जाता है वो है अपना ओरल कैविटी, है ना, जो हमारे दांत होते हैं उस पे प्लाक जमा हो जाता है ना। तो अगर आप उस प्लाक को क्लीन करवाते हो, सफाई करवाते हो, तो वो चला जाएगा, क्योंकि वो प्लाक में बेसिकली बैक्टीरिया और ये बैक्टीरिया फाउल स्मेलिंग क्रिएट करते हैं, गैस क्रिएट करते हैं। तो वो जो ओडर होता है उसको हम बोलते हैं मुंह से बदबू आना। एक सर होता है कि अपन ने कुछ खा लिया, उसके बाद अपन ने ठीक से गार्गल नहीं किया, ये भी एक कारण होता है। तीसरा फैक्टर होता है इम्प्रॉपर ब्रशिंग, अपन ने उठा जल्दी से ब्रश नहीं किया, ध्यान नहीं दिया, तो वो जो मुंह में गंदगी था, रात भर में बैक्टीरिया एक्टिविटी था, वो वहीं रह गया। एंड सर एक मुंह में बदबू आने का कारण होता है गैस्ट्रिक प्रॉब्लम। अगर हमारा पाचन तंत्र ठीक नहीं है तो वो भी एक कारण होता है कि वो हमारे मुंह में बदबू आती है। तो कभी आपको लगता है कि चलो पहले हम
कर लेते हैं, क्लीनिंग करवा लेते हैं, फिर भी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रही है, तो आपको गैस्ट्रिक प्रॉब्लम जो अपने डॉक्टर से उनको कंसल्ट करना चाहिए। एक जनरल फिजिशियन को हाँ, बता सकते हैं कि आखिर समस्या क्यों आ कहाँ रही पर है, स्पेशली गैस्ट्रिक जो होते हैं, गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट होते जी। हैं उनसे। ये तो बात हुई कि दांतों को हम संभाल के रख सकते हैं, देखभाल कर सकते हैं, सावधानी रख सकते हैं, पर मान लीजिए उम्र के हिसाब से या एक्सीडेंट में किसी कारण से अब दांत रहा नहीं, खाली जगह हो गई, वो भी अजीब सी लगती है, तो इसमें क्या किया जा सकता है? क्या फिर कोई नकली दांत भी लग सकता है? हाँ सर, दांत लगाने के बेसिकली अगर आपका दांत टूट गया है या आपने निकलवा लिया है, क्षतिग्रस्त हो गया है, तो उसको लगवाना बहुत ज़रूरी है। अच्छा। क्योंकि अगर हम उसको ऐसे ही छोड़ देते हैं तो ऑब्वियसली वहाँ पे जो हड्डी है उसका लेवल कम होते जाता है, और जो आजू बाजू के दांत है वो वहाँ खसक के उस जगह को कम बंद कर देते हैं, और जो हमारा बैलेंस है दांतों का वो बिगड़ने लगता है। तो एक दांत लगवाना बहुत ज़रूरी होता है, उसको निग्लेक्ट नहीं करना है। और दांत लगवाने के 3 ऑप्शंस होते हैं अभी डेंटिस्ट्री में। पहले के ज़माने में लोग निकालने लगाने वाली प्लेट, जिसको हम आरपीडी बोलते थे, जो लुक वाइज तो ठीक होता है पर उसकी जो खाने की क्षमता है वो इतनी प्रॉपर नहीं होती, जो चबाने की क्षमता है। और बेसिकली वो क्या होता है, दांतों में जस्ट अटका होता है, लूज होता है, क्योंकि वो लूज होता है, फिट नहीं होता है, तो बार बार गिरने के चांसेस रहते हैं, पेशेंट को डिस्कम्फर्ट होता है खाने में, बोलने में। हो गया निकालने लगाने वाली प्लेट, जो हम आमतौर पे आते हैं, और डेंटल में इसको आरपीडी बोलते हैं, रिमूवेबल पार्शियल डेंचर। अच्छा। फिर डेंटिस्ट्री में एडवांस होते गए तो एक आया डेंटल ब्रिज। ब्रिज में सर बेसिकली क्या करते हैं कि जो आपके आजू बाजू के दांत है उसको हम घिस के छोटा करते हैं, और जहां दांत नहीं है सपोज बीच में, तो उन दोनों का सपोर्ट लेके ब्रिज लगा देते हैं। लेकिन अब इसका सर ये फिक्स तो हो जाता है, बट अपन ने सोचो एक टूथ जो अपन ने निकलवा लिया या नहीं लगाया, उसको लगाने के चक्कर में अपने को 2 दांत को क्षतिग्रस्त करना पड़ा। तो ये हो गया डेंटल ब्रिज, और वो सर ऑटोमेटिक कहीं ना कहीं वो लूज होता ही है फ्यूचर में जाके। फिर डेंटिस्ट्री में न्यू टेक्नोलॉजी आया, डेंटल इम्प्लांट्स। अच्छा। डेंटल इम्प्लांट्स बेसिकली क्या होता है, टाइटेनियम के स्क्रू होते हैं जो टाइटेनियम नाम की धातु से बनते हैं। तो ये जो टाइटेनियम धातु होती है बायो कंपैटिबल होते हैं, छोटे से स्क्रू होते हैं, तो जहाँ पे आपका दांत मिसिंग है उसमें आप उसको जबड़े की हड्डी में उसको प्रत्यारोपित कर देते हैं। अच्छा। इंटीग्रेट कर देते हैं, उसमें डाल देते हैं, कस देते हैं बेसिकली। तो हड्डियों के अंदर स्क्रू कस दिया जाता है। हाँ, जो जगह खाली है, जिधर दांत नहीं है, उधर टाइटेनियम के जो स्क्रू होते हैं उसको आप कस देते हैं, फिर उस जगह को बंद कर देते हैं 3 से 6 महीने। इस भीतर वो हड्डी से जुड़ जाता है। अच्छा। बॉडी करने लग जाती है। जैसे हमारे ऑर्थोपेडिक में स्क्रू बोलते हैं कि पैर में नील कीला लगाया या नेलिंग किया है ना, जो हड्डी में, तो डेंटल में ये ऑर्थोपेडिक से ही आया है। अच्छा। जो टाइटेनियम का रॉड था उसको छोटा वर्जन इम्प्लांट में, तो ये 3 से 6 महीने में हड्डी से जुड़ जाता है। और जब ये जुड़ जाता है तो इसके ऊपर फिर कैप लगाने का, जो आर्टिफिशियल टूथ का काम अपन चालू करते हैं। तो ये इसमें एक फायदा ये हुआ कि अपन ने जो आजू बाजू के दांत है उसको टच नहीं किया, जहां दांत नहीं था उधर ही एक स्क्रू लगाया, उसके ऊपर कैप फिक्स किया, तो इसकी जो चबाने की क्षमता है ये लगभग नेचुरल टीथ जैसी हो, 95% जो उसका चबाने का जो फील आना चाहिए अपने को, डेंटल इम्प्लांट से आपको नेचुरल टूथ जैसा ही मिलता है। और यही ब्रिज में थोड़ा सा एफिशिएंसी कम रहता है, और आरपीडी में तो ऑलमोस्ट नील रहता है, क्योंकि वो निकालने लगाने वाली प्लास्टिक का प्लेट रहता है। ये जो इम्प्लांट हमने लगा लिया हड्डी में, तो ये कितने समय तक चलेगा? ये इसमें कुछ स्पेस का प्रॉब्लम नहीं होगा फिर? सर स्पेस का प्रॉब्लम इन द सेंस लाइक, जैसे हड्डियों में जो बाकी दांतों में गैप हो जाता है, तो इसमें जो आप स्क्रू लगा देते हैं तो वो जो इम्प्लांट किया है उसमें फिर गैप वैप नहीं होगा? नहीं सर, नहीं होता है। बेसिकली ये दांतों के जड़ों की तरह काम करता है। अच्छा। मतलब स्क्रू तो जड़ हो गया। हाँ, स्क्रू जड़ हो गया। मानो हम पहले पेशेंट को चेक करते हैं, 2 दांत मिसिंग है, 4 दांत मिसिंग है, तो उतने स्क्रू हम प्लान करते हैं पेशेंट के एक्सरेस के हिसाब से। आजकल तो पूरी 32 पर भी काम होने लगा है। हाँ सर, लगा ले 32 लोग अवॉइड कर रहे हैं, क्योंकि वो बार बार निकलती है। सबको खाने में कंफर्ट चाहिए, क्योंकि सर ऑब्वियसली खाने से ही हमारे बॉडी की शुरुआत होती है, एंट्रेंस। तो जीरियाट्रिक लोगों में भी अब लगता है कि नहीं हमको तब फिक्स कर दीजिए, और जब टेक्नोलॉजी है तो हमको उसका फायदा उठाना चाहिए। तो स्क्रू से आप 4 स्क्रू से 6 स्क्रू से पूरी 32 को फिक्स कर सकते हैं।
मतलब ये एक अच्छी तकनीक आई है हाँ, और इंसान वो के लिए। इम्प्लांट में सर गैप नहीं होता है, बेसिकली हमको एक नया दांत मिल जाता है जी। और हम उसकी बनावट ऐसी करते हैं कैप की ताकि खाना नहीं फंसे और बिल्कुल हमको जो कंफर्ट है वो नेचुरल टूथ के जैसे। जब हम कैप लगाते हैं ना वो दांत के रंग की होती है, वो जी। भी कंप्यूटराइज्ड होती है, उसमें भी अब एडवांस टेक्नोलॉजी आ गई है, स्कैनिंग होती है, तो उसकी फिटिंग और लुक एकदम नेचुरल टूथ जी, जैसा रहता है। ये बहुत अच्छी जानकारी आपने दी है कि बिल्कुल असली दांत की तरह दांत लगाए जा सकते हैं। एक और भी चला है आजकल, स्माइल डिजाइनिंग का ज़माना है और बहुत सारी प्रक्रियाएं भी हो रही है। कुछ लोग डायमंड टाइप या कुछ ज्वेलरी टाइप दांतों में लगा लेते हैं, आपने भी शायद लगाया हुआ है। तो ये किस तरह क्या रहता है, ये मुंह में नहीं लग जाता, गिरता नहीं है क्या? नहीं सर, आज अगर हम अब बात करते हैं स्माइल डिजाइनिंग की, जी। तो ये बेसिकली जो यंग फीमेल्स होती है हाँ। उनमें रहता है कि हमको अपना स्माइल अच्छा करना है। नॉट ओनली इन द यंग फीमेल्स, जो मेल फीमेल्स दोनों में रहता है। बेसिकली आपके साथ अगर टेढ़े मेढ़े है, आगे पीछे है, आपको स्माइल करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि मेरे दांत अच्छे नहीं दिखते जब मैं स्माइल करती हूँ, बाहर दिखते हैं, तो जो स्माइल डिजाइनिंग करके जो ट्रीटमेंट मॉडलिटी है, आप उसको प्रॉपर अलाइनमेंट में ला सकते हैं, प्रॉपर शेप में ला सकते हैं जैसा आपको चाहिए। डॉक्टर आपको गाइड करते हैं कि इस तरीके से ऑर्थोडोंटिक ट्रीटमेंट, ब्रेसेस से आप कर सकते हैं, दांत को लेवल कर सकते हैं। स्माइल डिजाइनिंग में जैसे कि आप टूथ ज्वेलरी का बात कर रहे थे, जैसे मैंने लगवाया है, तो बेसिकली एक स्टोन आता है जो बायो कंपैटिबल होता है, लगवाना होता है, उसको आप लगवा सकते हैं। तो इससे आपका स्माइल जो है, ब्यूटी है वो एनहांस होता है, स्पेशली यंग फीमेल्स हो गई, ब्राइड्स हो गई, ये ट्रीटमेंट करवा अट्रैक्ट करता है दांतों की तरफ। हाँ। तो बेसिकली बहुत सारी चीजें अभी इनोवेशंस हुए डेंटिस्ट्री में, तो ये स्माइल डिजाइनिंग के अंदर आता है। दर्शकों, इंदौर डायरी का ये अंक हम यहीं समाप्त करते हैं। अगले अंक में आपसे फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।